हेलो एस्पिरेंट्स। डेट है 2 जुलाई 2025 और डिस्कस करते हैं आज के डीवी ब्रीफ को। इसमें सबसे पहले स्टार्ट होती है नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में आज सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि इसमें यूनियन कैबिनेट ने एक नई स्कीम जो है वो रिलीज करी है, अप्रूव करी है। दैट इज आरडीआई स्कीम, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। ये लास्ट ईयर जुलाई बजट, जब बजट जुलाई में प्रेजेंट हुआ था तो उस टाइम पे डिक्लेयर की गई थी। जिसका कॉर्पस रहेगा 1 ट्रिलियन रुपीस का। इसके अंदर में जितने भी स्ट्रेटेजिक और सनराइज सेक्टर्स हैं, सनराइज सेक्टर्स मतलब इकोनॉमी में जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, जैसे नई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड नई नई इकोनॉमीज डेवलप हो रही है, नई नई इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड एज सनराइज सेक्टर्स। तो जितने भी स्ट्रेटेजिक और सनराइज सेक्टर्स हैं, इनमें जो स्टार्टअप्स हैं, इनमें जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम जो है यहाँ पे अप्रूव करी है कैबिनेट ने। इस स्कीम के अंदर में इस टाइप के बिजनेस को, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट या रिसर्च एंड इनोवेशन रिलेटेड जो न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस हैं, एंटरप्राइज हैं, उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एट अ वेरी लो कॉस्ट एंड और रीफाइनेंसिंग विथ लॉन्ग टेन्योर, बहुत लंबे टाइम के लिए फाइनेंसिंग जो है, जो बहुत ही चीप इंटरेस्ट रेट पे या कम इंटरेस्ट रेट पे होती है या ना के बराबर इंटरेस्ट रेट पे होती है, ये प्रोवाइड की जाएगी सो दैट फंडिंग डू नॉट बिकम ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर ऑपरेशंस। इसके अलावा ये स्कीम जो है एक डीप टेक के लिए, डीप टेक मतलब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिनमें टेक्नोलॉजिकल बहुत एडवांस लेवल की लगती है, जैसे कि एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इन पे बेस्ड जितने भी एंटरप्राइजेस या प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको सपोर्ट देने के लिए, प्राइवेट इक्विटी सपोर्ट देने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स जो है ये भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये नोडल डिपार्टमेंट है। सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज। द सेकेंड न्यूज कम्स फ्रॉम बिहार। बिहार का जो कैबिनेट है उसने सीता माता सीता का जो बर्थ प्लेस है, उनके जो बर्थ प्लेस पे टेम्पल है, उस टेम्पल को डेवलप करने के लिए बिहार के कैबिनेट ने 880 करोड़ रुपीस का एक पैकेज जो है वो अप्रूव किया है। तो बिहार गवर्नमेंट ने ओवरऑल डेवलपमेंट, ये जो टेम्पल है, गॉडेस सीता जो है, इनकी बर्थ प्लेस जो है ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में कंसीडर की जाती है। वहाँ पे एक टेम्पल है, इसको रिमार्क करने के लिए, बेसिकली उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज पुनौरा धाम जानकी मंदिर। तो इस टेम्पल को अप्रोप्रिएटली एज अ टूरिस्ट पिलग्रिमेज साइट, हिंदू पिलग्रिमेज साइट डेवलप करने के लिए बिहार गवर्नमेंट 880 करोड़ रुपीज स्पेंड करेगी। द थर्ड न्यूज इज फ्रॉम 1 जुलाई, यस्टरडे, कल से दिल्ली में एक नया रूल अप्लाई हो गया है, जिसमें ओल्ड व्हीकल्स के लिए फ्यूल जो है वो पेट्रोल पंप से अवेलेबल नहीं होगा। सो देर इज अ कमीशन, दैट इज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये स्पेसिफिकली दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है और ये डायरेक्टिव्स प्रोवाइड करता है related to steps which needed to be taken in the Delhi capital, in Delhi NCR region to control pollution। तो इसके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ऐसे व्हीकल्स, जैसे डीजल व्हीकल्स जिनकी लाइफ 10 साल से ऊपर हो चुकी है, या ऐसे पेट्रोल व्हीकल्स जिनकी लाइफ 15 साल से ऊपर हो चुकी है, इनको फ्यूल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा पेट्रोल पंप पे। और अगर कोई आता है इस व्हीकल को लेके तो उस पर चालान भी किया जा सकता है। सो दिस इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट न्यूज़। ये पॉल्यूशन एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्पेसिफिकली फॉर मेंस। तो इस न्यूज़ को आप याद रखिएगा। देन उसके बाद फोर्थ न्यूज़, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क न्यूज़ व्हेन इट कम्स टू रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्होंने अपने जो एपेक्स कोर्ट स्टाफ है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उस स्टाफ की रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी है। जैसे अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, उसमें रिजर्वेशन की पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं थी। तो अभी जो जस्टिस बी आर गवाई जो है, बी आर गवाई जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवाई जी जो है, इन्होंने ये रिजर्वेशन की पॉलिसी अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए भी इम्प्लीमेंट कर दी है। इनका कहना था कि अगर गवर्नमेंट के सारे इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो सकती है, तो फिर व्हाई शुड सुप्रीम कोर्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। तो यहाँ पे उन्होंने इफेक्टिवली जून 23 2025 से जितने भी स्टाफ रिक्रूटमेंट और प्रमोशन होंगे सुप्रीम कोर्ट की, उनमें एससी और एसटी का रिजर्वेशन एप्लीकेबल रहेगा। एससी के लिए रिजर्वेशन विल बी 15% एंड फॉर एसटी इट विल बी 7.5%। एक चीज आप क्लियर रखिएगा, दिस रिजर्वेशन इज नॉट मेंट फॉर जजेस। जजेस के प्रमोशन, जजेस के अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन अभी करेंटली एप्लीकेबल नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो डायरेक्टिव है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जो
स्टाफ है उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जैसे कि रजिस्ट्रार, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। ये सारे लोग जो होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं कोर्ट की, उनके ऊपर ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़, इट इज़ दिस इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे नेशनल मैथ है पुट इट अप। तो यहाँ पे इंडिया ने लो ऐश मेट कोक जो है, इसके इंपोर्ट पे 6 मोर मंथ के लिए जो रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे ऑलरेडी, उसको एक्सटेंड कर दिया है। ये जो लो ऐश मेट कोक होता है, दिस इज़ अ वेरी वेरी प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ कोल। कोल का एक बहुत ही प्यूरिफाइड फॉर्म या कार्बन का एक बहुत ही प्यूरिफाइड फॉर्म होता है, जिसमें ऐश जो कि एक इम्प्योरिटी मानी जाती है कोल में, वो अमाउंट उसका अमाउंट बहुत कम होता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग समथिंग जिसमें आपको इम्प्योरिटी कम से कम चाहिए हो। एट द सेम टाइम इम्प्योरिटी कम होने से क्या होता है कि जो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है फ्यूल की या एनर्जी एफिशिएंसी होती है, वो बहुत बढ़ जाती है। अगर आप इम्प्योरिटी कंटेनिंग कोल को जलाओगे तो उसमें एनर्जी का अमाउंट जो जनरेट होगा दैट विल बी वेरी लेस एज कम्पेयर टू द लोएस्ट मेट कोल। तो ये हमारी कंट्री में कुछ अच्छी क्वालिटी का जो स्टील का प्रोडक्शन होता है, उसमें इस टाइप के कोक की या कोक की मतलब ये जो कार्बन कंपाउंड होता है, प्यूरिफाइड कार्बन कंपाउंड, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो वो यहाँ पे इंडिया ने उसके ऊपर इम्पोर्ट पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं। रिस्ट्रिक्शन लगाने का पर्पस ये था कि इंडिया को ऐसा लगता है कि कुछ कंट्रीज़ जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, ये लोग इंडिया में अपने जो एक्सेस प्रोडक्शन है कोक का, उसको डंप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस डंपिंग को रोकने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक कोक प्रोड्यूसर्स हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना है बाहर की सस्ते इंपोर्ट से, चीप इंपोर्ट जो है वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हैं कोक प्रोड्यूसिंग, उनको हर्ट करती है। तो इस केस में यहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती कि कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री, विच आर द कंट्रीज हु आर डंपिंग कोक इन आवर कंट्री, एट व्हाट प्राइस, जब तक वो इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसको इम्पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करी है। हालांकि इससे कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं, जो स्टील मेकिंग फैक्ट्री या सेक्टर में काम कर रही हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज उनके जो एक्सपांशन प्लान है वो वहाँ पे हिट हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक्सपांड नहीं कर पा रहे स्टील के प्रोडक्शन को, बिकॉज द इम्पोर्ट्स आर और द अमाउंट ऑफ कोक अवेलेबल इज गेटिंग रिस्ट्रिक्टेड। इसके बाद आती है नेक्स्ट न्यूज़। आवर प्राइम मिनिस्टर जो है, आवर प्राइम मिनिस्टर इज ऑन अ डिप्लोमेटिक टूर फॉर नेक्स्ट 1 वीक। तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है, ये 5 नेशंस को कवर करेंगे 8 डेज में। और ये पीएम का पिछले 10 साल में लॉन्गेस्ट डिप्लोमेटिक टूर है। तो यहाँ पे ये कहाँ-कहाँ जाने वाले हैं और उनका एजेंडा क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, सो दैट वी कैन फॉलो द न्यूज़ इन द अपकमिंग वीक। आने वाले वीक में कई एग्रीमेंट्स होंगे जिनको डेली न्यूज़ ब्रीफिंग में हमारी डिस्कस करेंगे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ-कहाँ पे जाने वाले हैं जुलाई 2 से 5 नेशन में। सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हिसाब से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का टूर है वो घाना से स्टार्ट होगा। घाना के बाद प्राइम मिनिस्टर जो है, ये कैरिबियन आइलैंड है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, तो ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जाएँगे और वहाँ से फिर ये साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना जाएँगे। ये 3 नेशन लैप कंप्लीट करने के बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ब्रिक्स 2025 की 17th ब्रिक्स मीटिंग 2025 अटेंड करने के लिए ब्राज़ील जाएँगे। एंड ब्राज़ील के बाद फाइनली अफ्रीका में ही मूव टू नामीबिया। ये 5 कंट्रीज़ को वो विज़िट करेंगे। यहाँ पे मेन एजेंडा क्या रहेगा प्राइम मिनिस्टर का, ही विल बी सपोर्टिंग और बेसिकली पुशिंग फॉर सपोर्ट फॉर इंडियाज कैंपेन। इंडिया का जो कैंपेन चल रहा है, जिसमें वो टेरर, सिक्योरिटी कोऑपरेशन और क्रिटिकल मिनरल्स के कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए काम करना चाहते हैं। ये इन 3 चीज़ों को एजेंडा पे पुश करने की कोशिश करेंगे। जैसे इनमें से 3 कंट्रीज हैं, नामीबिया, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। इन 3 कंट्रीज के पास रेयर अर्थ मिनरल्स के बहुत लार्ज रिजर्व्स हैं, अच्छे बड़े रिजर्व्स हैं, जिसके अभी हमको बहुत नीड है। जैसे रेयर अर्थ मिनरल का लार्जेस्ट प्रोडक्शन वर्ल्ड में चाइना करता है, लेकिन चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पे उसने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज को रेयर अर्थ मिलना मुश्किल हो रहा है। और अभी जितने भी इमर्जिंग सेक्टर्स हैं इकोनॉमी और एनर्जी के, जैसे कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज हो गई, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, देन उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज का प्रोडक्शन हो गया, इन सब में रेयर अर्थ मिनरल्स की जो है ज़रूरत पड़ती है। और चाइना की रिस्ट्रिक्शंस हमको वो प्रोडक्ट्स को या वो इंडस्ट्रीज़ को काम करने में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ये जो कंट्री है नामीबिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील,
उनके पास रेयर अर्थ मिनरल के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं, पर्टिकुलरली लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और टैक्टिलम के, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरी होते हैं इन इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिनको हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए, जिसको हम बढ़ाने की, प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ब्राज़ील की बात करी जाए तो ये इसके पास वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व्स हैं। अर्जेंटीना, चिले और बोलीविया के साथ लिथियम ट्रायंगल का पार्ट है। लिथियम ट्रायंगल मतलब ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना, चिले और बोलीविया, इनके पास वर्ल्ड के मतलब मोर देन हाफ ऑफ टोटल लिथियम रिजर्व्स इनके पास प्रेज़ेंट है। तो यहाँ पे हमको लिथियम भी चाहिए है और हमको ग्रेफ़ाइट भी चाहिए है, वो इन कंट्रीज़ के पास है, जिससे हम अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन और ज़्यादा रैंप अप कर पाएँ। तो पीएम जो है यहाँ पे इनसे इन मामले पे ग्रीन टेक्नोलॉजी और ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इनके एक्सपोर्ट और इनके कोऑपरेशन पे जो है वो डिस्कशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। और पीएम घाना, जैसे घाना का भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, घाना के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर पीएम का ये वाला जो विजिट है, ये घाना में पिछले मतलब अराउंड अराउंड 3 डिकेड्स 30 साल के बाद पहले कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो इस साल घाना को विजिट कर रहा है। तो ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करने पे फोकस करेंगे। सो ये 5 कंट्रीज़ में क्या फोकस रहेगा, जैसे ब्राज़ील में ब्रिक्स समिट भी है, तो ब्रिक्स समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर की पूरी कोशिश रहेगी कि वो पहलगाम टेरर अटैक का जो मैटर है उसको उठाए और टेररिस्ट की जहाँ-जहाँ पे भी फैक्ट्रीज़ हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली पाकिस्तान, उसको ब्रेकअप करने के लिए या उसको डिसमेंटल करने के लिए वहाँ पे वो एजेंडा जो है वो अपना पुश करेंगे। यहाँ पे एक जॉइंट डिक्लेरेशन निकलवाने की यहाँ पे पूरी कोशिश की जाएगी। So this is the news here. This is a very important news which you need to follow this whole week, क्योंकि हमारे इससे इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर हैं, मीन्स के आंसर राइटिंग में वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। यहाँ पे जितने भी एग्रीमेंट और स्टेटमेंट्स आएंगे वो इस साल और अगले साल दोनों साल के मेंस और प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। देन उसके बाद आईआर डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे आते हैं। पाकिस्तान जो है ये आज से मतलब 1 जुलाई से यूएनएससी की प्रेसिडेंसी जो है ये टेक ओवर कर रहा है। तो यहाँ पे ये पाकिस्तान अभी यूएनएससी के काउंसिल की मेंबर की तरह सर्व कर रहा है। बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड और रिवाइज दिस थिंग कि यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसमें कितने मेंबर होते हैं। यूएनएससी में 15 मेंबर स्टेट्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनमें तो कोई चेंज नहीं आता, ये हमेशा मेंबर बने रहते हैं यूएनएससी के। लेकिन ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ये एक हर मेंबर सिर्फ 2 साल के लिए ही एक बार में इलेक्ट होता है। और इसका इलेक्शन कैसे होता है, नॉन परमानेंट मेंबर्स को यूएन की जनरल असेंबली इलेक्ट करती है और उसको जनरल असेंबली की वोटिंग में 2/3 ऑफ वोट मेजोरिटी वोट मिलना ही चाहिए वाया सीक्रेट बैलेट, तभी उस कंट्री का यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर की तरह अपॉइंटमेंट होता है। तो पाकिस्तान अभी 2 साल की टर्म अपनी यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर की तरह सर्व कर रहा है। और जो यूएनएससी होता है उसमें प्रेसिडेंसी जो होती है यूएनएससी की, वो कंट्रीज रोटेशन बेसिस पे चलाती है। जैसे हर महीने यूएनएससी का प्रेसिडेंसी जो है वो एक दूसरी कंट्री को मिलाती है इन द मैनर ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंट्रीज के बीच में प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है। तो जैसे इस बार पाकिस्तान हो गया, तो नेक्स्ट मंथ कोई और कंट्री प्रेसिडेंट बनेगी, फिर कोई और कंट्री प्रेसिडेंट बनेगी। ऐसे करते करते प्रेसिडेंसी फिर एक बार पाकिस्तान के पास आई। सो पाकिस्तान सिक्योरिटी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अराउंड 8 बार, दिस इज द 8th टाइम व्हेन पाकिस्तान इज सर्विंग एज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। और ये जो प्रेसिडेंसी इसको इस मंथ मिली है पाकिस्तान को यूएनएससी की, ये पाकिस्तान को एक चांस देता है कि वो डिस्कशन की इंटरनेशनल इश्यूज जो हैं उस पर डिस्कशन जो है वो शेप कर पाए, या किस चीज़ों पे डिस्कशन करना है उसका एजेंडा जो है वो यूएनएससी का सेट कर पाए। एंड पाकिस्तान जो है ये पूरी रिपोर्ट ऐसी है कि पाकिस्तान पूरी इस मैटर पे तैयारी कर रहा है कि वो कश्मीर को एक इंटरनेशनल मैटर अगेन बना पाए और यूएनएससी में उसको जो है डिस्कशन के लिए ला पाए। अदर देन दैट ये यूनाइटेड नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए भी जो है डिस्कशन करने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, इतनी चीज़ कि पाकिस्तान को यूएनएससी की प्रेसिडेंसी मिली है। देन इसके बाद यूएस एड कट्स कुड लीड टू 14 मिलियन एडिशनल डेथ्स एज स्टडी बॉन्ड्स। तो यहाँ पे यूएस एड क्या है?
यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये यूएस की एक एजेंसी है जो 1961 में बनी थी, और इसका काम है कि ये अक्रॉस द वर्ल्ड जितनी भी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनको डेवलपमेंट के लिए और हेल्थ केयर से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स पे सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो अभी हुआ ये कि लास्ट ईयर जब यूएस में न्यू प्रेसिडेंट आए, तो उन्होंने यूएस एड की जो फंडिंग है, जिस जिस फंडिंग से वो अक्रॉस द वर्ल्ड डेवलपमेंटल काम करता है, उसकी फंडिंग कट कर दी। तो उससे अब एक 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 जर्नल है, एक मैगजीन है जिसका नाम है लैंसेट। लैंसेट जो है ये हेल्थ केयर से रिलेटेड ही रिसर्च करती है अक्रॉस द वर्ल्ड, और उससे रिलेटेड डाटा और स्टैटिस्टिक्स पब्लिश करती है। तो लैंसेट का कहना है कि यूएस एड का जो फंडिंग कट हुआ है इस साल, उससे आने वाले 5 साल में अराउंड 14 मिलियन डेथ्स होंगी, और करीब 1.5 करोड़ डेथ अक्रॉस द वर्ल्ड हमको देखने के लिए मिलेगी। इनका कहना है कि पिछले 20 साल में यूएस एड की फंडिंग से जो प्रिवेंटेबल डेथ है, जो जिन डेथों को रोका जा सकता है जस्ट बाय फाइनेंशियल सपोर्ट, स्पेशली इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, उस उन डेथ्स को रिड्यूस करने में बहुत बड़ी हेल्प मिली है। यूएस एड के जो फंडेड प्रोग्राम्स थे, उससे अक्रॉस द वर्ल्ड पिछले 20 सालों में अराउंड 9 करोड़ डेथ्स जो हैं ये बची हैं, प्रिवेंट करने में हेल्प मिली है। और अंडर 5 ईयर्स जो बच्चे होते हैं, ऐसे 3 करोड़ अंडर 5 बच्चों की जान बचाने में हेल्प मिली है पिछले 20 सालों में। स्पेशली इन बीमारियों से रिलेटेड एचआईवी एंड एड्स, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, इन डिसीज से जो डेथ्स होती हैं, पर्टिकुलरली इनकी डेथ्स का नंबर रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प मिली है यूएस एड से पिछले 20 सालों में। बट अब जो कट हुआ है, यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फंडिंग कट किया है, उससे यहाँ पे इतनी डेथ्स अब बाय 2030 हमको देखने के लिए मिलेगी। और इनमें से 4.5 मिलियन डेथ्स जो हैं, ये बच्चों की होगी जो 5 साल से कम उम्र के हैं। सो दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव न्यूज़, यू नीड टू रिमेंबर। इसको आपको अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ करना है बाकायदा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन उसके बाद इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ पे आते हैं। तो कैबिनेट ने एक न्यू स्कीम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए निकाली है, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए। दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये जो ईएलआई स्कीम है, ये यूनियन कैबिनेट ने कल अप्रूव करी है। इसका मेन काम है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी जो है अक्रॉस एम्प्लॉयमेंट, अक्रॉस एम्प्लॉइज, उसको सपोर्ट करने के लिए और बढ़ाने के लिए स्कीम उन्होंने निकाली है। इस स्कीम के अंदर में जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज़ है किसी भी इंडस्ट्री में, फॉर्मल इंडस्ट्री में, जो पहली बार जिनको नौकरी मिलती है जिन लोगों को, उनका 1 मंथ का जो वेज है अप टू 15,000 रुपीज़ का, ये गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी। और एम्प्लॉयर्स जो हैं, जिन लोगों ने उनको एम्प्लॉय किया है, उनको 2 साल के पीरियड तक कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएँगे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। और अगर वो इंडस्ट्री या वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है, तो उसको 2 की जगह 4 साल तक फाइनेंशियल इंसेंटिव गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी उस पर्सन को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। तो ये जो ईएलआई स्कीम है, ये यूनियन बजट 2024-25 में जो है प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के अंदर में या प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में ये लॉन्च की गई थी। इसके अंदर में एम ये है कि करीब 4 करोड़ जो यूथ हैं, उनके लिए 2 लाख करोड़ रुपीस का बजट आउटले स्पेंडिंग करके, उनको स्किलिंग प्रोवाइड करके, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में या अचीव करने में हेल्प करना है। तो इसके अंदर में 5 स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। 2 लाख करोड़ रुपीस के पैकेज के अंदर में 5 स्कीम जो है ये लॉन्च की गई थी एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने के लिए। पर्टिकुलरली इस 5 स्कीम में से जो ये वाली स्कीम है, ईएलआई स्कीम, इसके लिए 99,000 करोड़ रुपीज़ स्पेंड किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को इंसेंटिवाइज़ करने के लिए, ताकि ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 ईयर्स 3.5 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स कंट्रीज़ में ये क्रिएट हो पाए। इनमें से 3.5 करोड़ जॉब्स में से अराउंड 1.92 करोड़ बेनिफिशियरीज जो है, ये फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में आने वाले लोग हो। सो दीज वेर ऑल द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे। अगर आपको ये न्यूज़ जेन्युइनली हेल्पफुल लग रही हैं, जेन्युइनली आपको हेल्प कर रही हैं, सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन में आपको और ज़्यादा हेल्प करेगी। आई विल बी डेफिनेटली लुकिंग टू चेंज और ऐड दैट थिंग। मैं ये डेली न्यूज़ ब्रीफिंग में वो चीज़ भी करने की कोशिश करूँगा इफ समथिंग हेल्प्स यू अ लॉट इन प्रिपरेशन। So this is it for the day. Thank you very much for watching the video. If you like the video, please do also share it with your friends who are preparing for the exam.
एंड ऑल्सो वी हैव अ टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. यू कैन जॉइन दैट चैनल, गेट द रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम आवर. थैंक यू वेरी मच.